यूट्यूब के इस चैनल में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जलवायु को समझने के लिए हमको भारत की स्थिति समझनी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो भारत के अंदर है। तो भारत की स्थिति को समझते हुए भारत की जलवायु के बारे में बात करेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हम भारत के भूगोल वाला टॉपिक और छत्तीसगढ़ के भूगोल वाला टॉपिक दोनों कवर करेंगे। अब भूगोल तो भूगोल होता है, चाहे वो भारत का हो या छत्तीसगढ़ का, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी भारत का हिस्सा है, तो भूगोल तो भूगोल ही होगा। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद जलवायु से संबंधित कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है। तथ्य के साथ साथ कवर करते हुए उसके सारे सिद्धांत कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, जिससे आप मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन कर पाएँ। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। तो तथ्य याद करके आप प्री के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो बना लेंगे, लेकिन जब तक आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बेसिक नहीं पता है, तो मुख्य परीक्षा में उसका उत्तर लिखना उतना ही कठिन हो जाता है। तो इस वीडियो के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको जलवायु से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है वीडियो की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो, आपको सब्र रख के वीडियो देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु को समझने के लिए हमको भारत का नक्शा भी आपको देखना होगा, भारत की स्थिति को समझनी होगी। भारत की स्थिति को समझते हुए छत्तीसगढ़ की स्थिति को हम देखेंगे, क्योंकि जलवायु है क्या, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो जलवायु एक लंबे समय तक चलने वाली वायुमंडलीय दशा है, जैसे ताप हो गया, आर्द्रता हो गई, है ना। तो इस प्रकार से वायुमंडलीय दशा है, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है जलवायु किसी स्थान की। और उस स्थान की जलवायु उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, भौतिक स्वरूप, समुद्र से दूरी एवं ऊंचाई पर निर्भर करता है। मौसम में क्या अंतर है, मौसम किस तरीके से अलग है जलवायु से। तो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं और दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। ये अंतर आप बेसिक समझिएगा, है ना। तो चलिए भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक तथ्य लिख लीजिए, क्या कि छत्तीसगढ़ की जलवायु है किस प्रकार की है, उष्ण आर्द्र मानसून प्रकार की जलवायु है छत्तीसगढ़ की। अब जब हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा आने वाला है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, वह है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून के बारे में पढ़ते हुए हमको पता है मानसून से जो बारिश होती है वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी होती है। तो मानसून का कॉन्सेप्ट तो एक ही होगा, चाहे भारत के भूगोल की दृष्टि से देखा जाए या छत्तीसगढ़ के भूगोल की दृष्टि से देखा जाए। मानसून तो अलग अलग होगा ही नहीं। तो मुख्य रूप से जलवायु को पढ़ते हुए हमें 80% भाग जो है जलवायु का, उसमें मानसून के बारे में पढ़ना है। अन्य जो दो बचे मौसम है, कौन कौन से, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उससे प्रश्न तो बन सकते हैं, लेकिन काफ़ी कम बन सकते हैं मानसून की अपेक्षा। तो आज के ज़्यादातर जो बातें होगी वो मानसून से संबंधित होने वाली है, जिसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट लगता है। देखते जाइएगा, थोड़े सब्र रख के देखते जाइएगा। सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा, देखते जाइएगा। यह भारत का नक्शा है और इसके अंतर्गत मैंने छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया हुआ है दोस्तों, ठीक है, देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने 3 रेखाएँ बनाई हैं, देखिएगा। यह जो रेखा है जो छत्तीसगढ़ से भी पास हो रही है, आप लोगों को पता होगा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस रेखा के नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा। भारत के नीचे यह जो क्षैतिज रेखा दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इसके नीचे यह जो रेखा दिखाई दे रही है इसको हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश मतलब मकर रेखा। तो जलवायु के बारे में पहले समझते जाइए। इन सब अक्षांशीय रेखाओं का किसी स्थान पे, किसी स्थान की जलवायु पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिए, जो भी देश इस भूमध्य रेखा के नज़दीक पाए जाएंगे वह देश या वह स्थान काफ़ी गर्म होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी का यह जो भाग है इस पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने की वजह से यहाँ पर जो ताप होता है काफ़ी ज़्यादा होता है अन्य स्थानों की अपेक्षा, ठीक है ना। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है हमारी, ये भूमध्य रेखा है और ये मान लेते हैं सूर्य है। तो सबसे ज़्यादा जो लंबवत सूर्य की किरणें पड़ेंगी कहाँ पड़ेंगी,
इस वाले क्षेत्र में, मतलब भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में, और अपेक्षाकृत इस वाले क्षेत्र में, इन वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, जिसकी वजह से वह क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत कम गर्म होगा। तो यह रीज़न समझ गए आप, समझते जाइएगा। भूगोल से संबंधित सारे तथ्य मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ इस क्लास में, थोड़ी सी लंबी जाएगी लेकिन सब्र रखिए। चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब यह कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से भी पास हो रही है। ऊपर के 3 जिले कौन कौन से? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, अब मैं एक डेट बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमको मानसून के बारे में पढ़ना है, फिर अन्य ऋतुओं के बारे में भी बात करूँगा। तो मानसून के बारे में बात करते हुए हम मानसून की जो पहली शाखा है ग्रीष्मकालीन मानसून। मानसून 2 प्रकार से हो सकती है, ग्रीष्मकालीन मानसून और एक होती है शीतकालीन मानसून। पहले हम जो नॉर्मली जो छत्तीसगढ़ या भारत में जिस मानसून से वर्षा होती है वह होती है ग्रीष्मकालीन मानसून। लगभग 90% वर्षा भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। मतलब सीधा सीधा ये बात है, जो वर्षा भारत में जून से लेकर सितंबर तक चलती है वह ग्रीष्मकालीन मानसून होती है। शीतकालीन किसको बोलेंगे? लौटते हुए मानसून से जो बारिश होती है उसको शीतकालीन मानसून बोलते हैं। और इसका समय कब होता है? सितंबर से होते हुए मार्च तक। तो मतलब एक मुख्य रूप से शीतकाल कवर कर रहा है, इस कारण इसको शीतकालीन मानसून बोलते हैं। 90% वर्षा जो है ग्रीष्मकालीन वर्षा मानसून से होगी और बची हुई 10% वर्षा भारत में शीतकालीन मानसून से होगी। और साथ ही साथ इस 10% जो कंट्रीब्यूशन है उसमें पश्चिमी विक्षोभ का भी हाथ होता है ना। तो खैर इसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल ये ध्यान रखिए, इस ग्रीष्मकालीन मानसून की जो समयावधि होती है, या बोल सकते हैं मानसून का बनना जो है कब से स्टार्ट होगा? डेट याद रखिए, 21 मार्च से चालू करेंगे हम समय, कहाँ तक? 23 सितंबर तक। यह वह दिन है जहां पर मानसून का बनना स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन ऑफ मानसून। और ये डेट है जहां तक, जब तक भारत में मानसून सक्रिय रहता है। तो इस समयावधि को क्या कहेंगे? ग्रीष्मकालीन मानसून, जिसके तहत 90% भारत में वर्षा होती है। क्लियर है टाइम पीरियड? अब ये इस डेट से चालू करने वाले हैं, देखते जाइएगा। पूरा कॉन्सेप्ट सूर्य से संबंधित है, इस रेखा से संबंधित है, देखते जाइएगा। 21 मार्च से मैं थोड़ा और पहले चले जाता हूँ, दिसंबर में आ जाता हूँ। और यह रखे देखिए मकर रेखा। डेट की बात कर लेते हैं इस रेखा पे 22 दिसंबर की। देखिए मानसून की उत्पत्ति 21 मार्च से हो रही है, लेकिन मैं डेट जो चालू कर रहा हूँ 22 दिसंबर से, सुनते जाइएगा रीज़न। 22 दिसंबर वह डेट है जब सूर्य की किरणें इस मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो मकर रेखा पे लंबवत पड़ रही है, मतलब 0 डिग्री भूमध्य रेखा से यह नीचे भाग दक्षिणी गोलार्ध है। सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ रही है, मतलब मकर रेखा पर। तो ऊपर वाला जो भाग होगा, मतलब उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का, ठीक, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग, वहां पर शीत ऋतु चलता रहेगा, शीत ऋतु चलता रहेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु चलता रहेगा। कौन सी डेट की बात कर रहे हैं? 22 दिसंबर। मतलब सीधी सीधी बात यह है, दिसंबर में जब भारत में या उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु चलते रहती है, दक्षिणी गोलार्ध के देशों में ग्रीष्म ऋतु चलते रहती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो अब देखते जाइएगा, सूर्य उत्तरायण होता जाएगा। सूर्य उत्तरायण होते 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 भूमध्य रेखा पर आएगा। कौन से दिन? तो वह दिन आ गया है कौन सा? 21 मार्च। अब 21 मार्च वह दिन है जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने वाली है। ठीक, सूर्य उत्तरायण हो रहा है। अब उत्तरायण होते 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 सूर्य आ गया कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने वाला है सूर्य। कौन से दिन को? कौन से दिन को? तो ध्यान रखना है 21 जून। 21 जून को यहां से सूर्य चलना चालू हुआ, उत्तरायण होते होते कहां पर पहुंच गया? 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लग गया। अब 21 मार्च से 21 जून चूंकि सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रहा है और इस भारत के इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लंबवत पड़ रहा है, तो इस वजह से भारत के इस क्षेत्र में क्या चलेगा? गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। शीत ऋतु कब, ग्रीष्म ऋतु कब, सूर्य के लंबवत पड़ने पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब यहीं से मानसून की उत्पत्ति चालू होगी, देखते जाइएगा।
22 दिसंबर सूर्य लंबवत पड़ रहा है दक्षिणी गोलार्ध पर, मतलब मकर रेखा पर, और यहीं पर क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर का जल गर्म होने की वजह से वाष्प बनकर उड़ जाता है, हवा में मिल जाता है, और हवा जो है काफ़ी नमी धारण कर लेती है। इससे संवहन धाराएं, जिसको हम बोलते हैं करंट, ठीक, कन्वेंशनल करंट ऊपर उठती है, और वायु जो है काफ़ी ज़्यादा नमी धारण कर लेती है। अब यह नमी जैसे जैसे भारत में पहुंचेगी तो यही नमी जो है वो मानसून होती है, और यही नमी भारत वाले क्षेत्र में जाके क्या करती है, बारिश करती है। तो अभी ये ऐसा नहीं हुआ है, अभी सुनते जाइएगा। मकर रेखा पर लंबवत नमी धारण कर ली हवा, कन्वेक्शन करंट मतलब संवहन धाराएं के रूप में ऊपर उड़ गई है हवा, नम हवा। अब ये कैसे भारत पहुंचेगी देखते जाइएगा। सबसे पहले आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि मानसून आखिर में है क्या। मानसून ताप है या दाब है या ऊर्जा है? तो समझ लीजिए मानसून एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। मानसून एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा, समझ लीजिए इसको। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होगा, ठीक। अब उच्च दाब कैसे कहाँ पर बन रहा है वो देखते जाइएगा। ऊर्जा का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा, या फिर कोई भी चीज़ हमेशा ज़्यादा से कम तरफ होती है। जैसे तापमान की भी बात करें, तापमान का प्रवाह कहाँ पर होगा, ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर प्रवाह उसका होगा। वैसे ही ऊर्जा का भी प्रवाह कहाँ से कहाँ तक, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने वाला है, ठीक। जहाँ पर भी सूर्य लंबवत पड़ेंगी हवा वहाँ की गर्म होगी, ऊपर उठेगी, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब सूर्य लंबवत पड़ रही थी, हवा जो है गर्म हो गई, संवहन धारा के रूप में ऊपर उठी, यह क्षेत्र हो गया गर्म, मतलब उच्च ताप, यह क्षेत्र बन गया क्या, उच्च ताप। और जहाँ उच्च ताप होगा वह क्षेत्र निम्न दाब का होगा, निम्न दाब का होगा। अभी 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं ना। सूर्य उत्तरायण होता गया, 21 मार्च हो गया, ठीक। अब सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत किस पे पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ से बहने वाली हवा जो नमी धारण किए हुए है वो यहाँ पर पड़ने की वजह से अब निम्न दाब कहाँ पर हो गया, यहाँ पर। जब सूर्य यहाँ पर लंबवत पड़ी तो वहाँ निम्न दाब, जहाँ भी सूर्य लंबवत पड़ेगी वहाँ निम्न दाब होने वाला है, उच्च ताप और निम्न दाब होने वाला है। तो ये एक साथ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी उच्च ताप होगा वहाँ पर निम्न दाब होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये एक साथ आप ध्यान रखिएगा। उल्टा भी बोल सकते हैं, जहाँ निम्न दाब होगा वहाँ उच्च ताप होगा, या जहाँ उच्च ताप होगा वहाँ निम्न दाब होगा। 21 मार्च का वह समय भूमध्य रेखा पर लंबवत निम्न दाब का क्षेत्र हो गया है। तो प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, देखिए उच्च दाब से निम्न दाब। अब सूर्य चूंकि इधर आ चुका है तो यहाँ पर कम गर्म होगा क्षेत्र अब, ठीक है ना। सूर्य तो ऊपर आ चुका है, कम गर्म होगा। कम गर्म होने की वजह से दाब जो है वो बढ़ेगा। दाब बढ़ने की वजह से जो प्रवाह है हवा का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा, मतलब हवा की प्रवाह अब किधर होगी, ऐसे। ये जो निम्न हवा नम हवा है, हिंद महासागर वाली निम्न दाब वाली हवा, ठीक है, जो नमी धारण किए हुए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर से मैं इतनी चीज़ें मिटा देता हूँ, क्लियर है। अब 21 मार्च का समय हो गया पूरा। अब देखते जाइए, सूर्य ऊपर होके 21 जून को यहाँ पर आ गया। पूरा क्षेत्र भारत का गर्म हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उच्च ताप है। तो दाब बताइए क्या होना चाहिए, उच्च ताप है मतलब निम्न दाब होगा। और 21 जून उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, मतलब दक्षिणी गोलार्ध मतलब मकर रेखा में सर्दी। और चूंकि यहाँ पर जब सर्दी है, ये हो गया इतना। अब चूंकि 21 जून को वाली तिथि है, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र हो गया, निम्न ताप
और उच्च दाब। ठीक है, अब देख लीजिए, उच्च दाब वाला क्षेत्र, निम्न दाब वाला क्षेत्र, हवा जो है संवहन धारा के रूप में नमी धारण किए हुए है। किधर होगा प्रवाह? इधर से इधर। नम हवा का प्रवाह इधर से इधर, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। और यही जो नम हवा का प्रवाह है, यही है क्या? मानसून की प्रवाह की दिशा। यही है मानसून, एक ऊर्जा के रूप में नमी धारण किए हुए हवा जो है हिंद महासागर से ऊपर उठती हुई भारत की तरफ आ रही है। कारण क्या है? कि जो ऊर्जा का प्रवाह है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है। कब कहाँ होगा, यह सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो इसी वजह से 21 जून का वो समय है जब भारत में यह नम हवा प्रवेश कर जाती है। अब एक चीज़ और कॉन्सेप्ट देखिएगा, अभी जो हवा की, नम हवा की दिशा है, मतलब मानसून की जो दिशा है वो इस प्रकार है। ठीक है ना? लेकिन इस भूमध्य रेखा 0 डिग्री को क्रॉस करने के बाद इस हवा की दिशा इस प्रकार हो जाएगी, मतलब अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी फेरल के नियम के अनुसार। मतलब फेरल का नियम क्या कहता है? हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध, मतलब भूमध्य रेखा को क्रॉस करने के बाद, भूमध्य रेखा को पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने पर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखिए, दाईं ओर मुड़ गई। और उल्टा बात करें, जैसे हम बात करें उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवनों की, जब वो इस दिशा से आ रही है, उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवनें जब आ रही है और वह जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी तो वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा को क्रॉस करने में अगर हवाएं नीचे से ऊपर जा रही है तो दाईं तरफ मुड़ेंगी, ऊपर से नीचे आ रही है तो अपने बाईं तरफ मुड़ेंगी। सीधी बात, फेरल का नियम है ये। तो इसी वजह से अपने दाएं तरफ मुड़ गई। ठीक है, यहाँ पर हवा कब पहुंची? 21 मार्च, ये भूलिएगा मत। धीरे धीरे हम एंटर करा रहे हैं मानसून को। तो अब भाई धीरे धीरे मानसून का एक्सपांशन होने वाला है। सबसे पहले यह जो क्षेत्र है केरला का तट, यहाँ पर 1 जून को मानसून जो है स्ट्राइक कर देता है। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कब तक पहुँच जाता है मानसून? 15 जून के आसपास। और पूरे भारत में इसका एक्सपांशन होते होते तिथि कौन सी आ जाती है? 1 जुलाई की। ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी ये जो डेट है 21 जून हो गया, 21 मार्च हो गया, यह सूर्य कब लंबवत पड़ रहा है इस बारे में, मतलब गर्मी कहाँ ज़्यादा पड़ रही है उसके बारे में है। अब देखिए मानसून प्रवेश करने वाला है भारत में, क्योंकि भैया निम्न दाब का क्षेत्र है। तो देखिए यह जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलने के पीछे कारण क्या है? इसकी दिशा नहीं, चूँकि हिंद महासागर से उठ रहा है यह मानसून, और इस क्षेत्र में के कंपैरिजन में जो हिंद महासागर है वो कहाँ पर पड़ रहा है? इस वाले क्षेत्र में, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में। इस पूरे क्षेत्र में बारिश हो रही है ना मानसून से, इस पूरे क्षेत्र में, और यहाँ पर हिंद महासागर है। ठीक, और वहीं से मानसून पैदा हो रहा है। तो कहाँ पर पड़ रहा है हिंद महासागर? दक्षिण पश्चिम दिशा में, यहाँ से मुख्य रूप से। तो इस वजह से इस मानसून की शाखा को क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 भागों में बट जाता है। एक यह वाला भाग यहाँ से प्रवेश करेगा, और भारत में इस तरीके से भी प्रवेश करेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। और इस वाली शाखा को हम कहते हैं अरब सागर की शाखा, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर है। तो 2 भागों में विभक्त हो गई दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, 2 शाखा में डिवाइड हो गई। छत्तीसगढ़ में किस शाखा से होगी थोड़ी देर बाद आएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे क्यों जा रही है? देखिए यहाँ पर ना, ये जो तटीय इलाका है यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो मानसून का कुछ भाग जो है यह पर्वत श्रेणी से टकराता हुआ इस तरीके से तटीय रूप से होते हुए भारत में इधर की तरफ जाएगा, अरावली की तरफ, और बीच बीच में जो गैप है वहाँ से भी यह अरब सागर की शाखा जो है वो अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है ना, ऐसा। तो ये हो गई अरब की शाखा, अरब सागर की मानसून की शाखा। और चूंकि यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ के यहाँ पर क्या है? मैकल श्रेणी, कवर्धा, राजनांदगांव वाला क्षेत्र। तो देखिए
यहाँ पर से मानसून अरब सागर की शाखा वाली जा रही है, मैकल श्रेणी ने उसे रोक कर रख लिया है। मैकल श्रेणी ने रोक के रख लिया, इसकी वजह से जो ये मैकल श्रेणी का पूर्व भाग है, ये वाला मतलब कवर्धा राजनांदगांव वाला क्षेत्र, उस वजह से अरब सागर की शाखा से वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। चूँकि मैकल श्रेणी ने उसे रोक कर रख लिया है और उसके पूर्वी भाग में वर्षा नहीं हो रही है अरब सागर की शाखा से, इस वजह से कवर्धा या उत्तरी राजनांदगांव वाला जो क्षेत्र है उसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। मतलब जो वृष्टि हो रही है वहाँ पर छाया हो गया, मतलब वृष्टि नहीं हो पा रही है, तो इस कारण उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख रहे हैं अरब सागर की शाखा से जो मैकल श्रेणी उसको रोक के रख रही है वो। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा के साथ क्या होने वाला है कि कैसे भारत यहाँ प्रवेश करती है भारत के अंदर, उसे देखिएगा। ये बंगाल की खाड़ी है, इसे मैं मिटा रहा हूँ अभी। उत्तर पूर्व से चलने वाली जो हवा होती है उसको हम बोलते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवन, जिसकी दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन जब यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से टकराती है तो चक्रवात का निर्माण करती है, और यह चक्रवात जो है फिर भारत में प्रवेश कर जाता है। गर्म क्षेत्र है ना, तो गर्म क्षेत्र की ओर बढ़ेगा चक्रवात। तो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है भारत में प्रवेश करती है चक्रवात बना के, इस तरीके से। और चूंकि छत्तीसगढ़ इससे पास है, मतलब बंगाल की खाड़ी से पास है, तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कौन सी शाखा से बारिश होती है अगर पूछा जाए तो दो शाखा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से बारिश होती है, मुख्य 90% के आसपास। बचे हुए 10% अरब सागर की खाड़ी की अरब सागर की शाखा से होगी। इतना क्लियर है। तो कैसे प्रवेश किया मानसून जो है वह देख लीजिए, और छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है दोनों शाखा वो आप देख लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने बता दिया। तो यह 15 जून की स्थिति हो गई। 1 जून को यहाँ, 15 जून को छत्तीसगढ़ या कर्क रेखा के आसपास, और 1 जुलाई को पूरे भारत में सक्रिय हो जाता है मानसून। तो यह कॉन्सेप्ट है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। कहाँ से ओरिजिन हुआ? 22 दिसंबर से। तो यह हुआ ग्रीष्मकालीन मानसून। 21 मार्च से भूमध्य रेखा पे पड़ते हुए वो पहुंच गया 21 जून तक, फिर पूरा सितंबर तक बारिश किया और 23 सितंबर तक बारिश किया, लगभग मोटा मोटा, है ना। तो यह जो है पूरी समय अवधि, यह मानसून के बनने, ओरिजिन ऑफ मानसून से लेकर जब तक बारिश कर रही है वह समय अवधि होगी। यह था ग्रीष्मकालीन मानसून। देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे। थोड़ा सा समय जो है ज़्यादा जा सकता है, कॉन्सेप्ट समझना है बस। हमको उत्तर लिखना आना चाहिए कारण सहित, ठीक है, कारण सहित उत्तर लिखना चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को प्रभावित कर चुका है, छत्तीसगढ़ पूरे चपेट में आ गया है किसके? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, मानसून की शाखा से। मुख्य रूप से कौन से मानसून से बारिश हो रही है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हो रही है भारत या छत्तीसगढ़ में। उसकी दो शाखा बढ़ गई, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से बारिश होती है। अरब सागर की जो शाखा है मैकल श्रेणी के द्वारा रोक ली जाती है, इसकी वजह से जो कवर्धा वाला क्षेत्र है, राजनांदगांव वाला क्षेत्र है, वृष्टि छाया। अच्छा, तो एक कारण ये हो सकता है कि जो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो कवर्धा और राजनांदगांव में जाके बारिश क्यों नहीं कर रही है? तो देखते जाइएगा, ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है यहाँ पर बारिश करते करते आ रही है ना, उड़ीसा वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में बारिश करते करते आ रही है, छत्तीसगढ़ में पहुंची, छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में पूरी वर्षा कर दी बंगाल की खाड़ी की शाखा में। तो कवर्धा और राजनांदगांव तक पहुँचते पहुँचते उस शाखा की नमी कम हो जाती है, और नमी कम हो गई तो बारिश करने के लिए उतना पानी बचा नहीं मानसून के पास। तो फिर से इधर से भी मार पड़ रही है कि इधर से भी पानी बचा नहीं बारिश करने के लिए। तो दोनों तरफ से क्या है, वह जो क्षेत्र है कवर्धा वाला, उत्तरी राजनांदगांव वाला, वो बारिश से वंचित रह जाता है, मतलब ज़्यादा बारिश से वंचित रह जाता है। इस कारण वो वृष्टि छाया प्रदेश या क्षेत्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा शीतकालीन मानसून क्या है इसके बाद। चलिए इतनी चीज़ें नोट करिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हो गया ग्रीष्मकालीन मानसून पूरा।
चलिए अब शीतकालीन मानसून के बारे में सुन लीजिए। इसी शीतकालीन मानसून को बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून इंग्लिश में बोलेंगे मॉनसून रिट्रीट। मॉनसून रिट्रीट मतलब मानसून की वापसी। पूरे भारत क्षेत्र में फैला हुआ है मानसून। गर्मी पड़ रही थी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित हुई मानसून ऊर्जा। अब सूर्य जो है धीरे धीरे क्या होने वाला है, दक्षिणायन होने वाला है फिर से। कब टाइम पीरियड याद रखिए, 23 सितंबर से चालू किया था हमने। अब 23 सितंबर से इसकी जो समय अवधि होगी वो पूरे 21 मार्च तक होगी। मतलब जब सूर्य दक्षिणायन होने वाला है, होना शुरू होगा, तो दक्षिणायन होते होते फिर से कहाँ पर जाएगा, मकर रेखा पे, और फिर वापस आएगा 21 मार्च को। मतलब इस तरीके से उत्तरायण और फिर दक्षिणायन वाली सिचुएशन हो रही है बार बार, है ना। तो 23 सितंबर से फिर क्या होगा कि सूर्य जो है वो धीरे धीरे 21 जून के बाद से धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है, दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब होते होते 21 मार्च को 21 फिर से यहाँ पर भूमध्य रेखा पर। ठीक, माफ़ कीजिएगा, वापस लौटते 23 सितंबर को फिर से कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। 21 जून ऊपर है, नीचे लौटते यहाँ पर आ गए भूमध्य रेखा पर। कब, 23 सितंबर को। और 23 सितंबर से फिर वापस नीचे होते यहाँ पर आ जाएगा कब, मकर रेखा पर। कब, 22 दिसंबर को। तो देखिए जहाँ से शुरू किए थे वहीं पहुँच गए। पहले कौन सा डेट, 21 जून में मकर रेखा पर है, सॉरी कर्क रेखा पर है। 21 जून से 23 सितंबर पहुंचा। 23 सितंबर कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। और फिर वापस ये दक्षिणायन हो रहा है सूर्य ना। तेईस जून से वापस 22 दिसंबर सूर्य वापस कहां पर आ गया, मकर रेखा पर। जहां से शुरुआत किए थे वहां पर सूर्य फिर से वापस आ गया। ठीक, तो बात कर लेते हैं फिर से। तो देखिए ये सब मैं हटा देता हूं, फिर से इसका काम हो गया पूरा। अब दक्षिणायन होते होते सूर्य आ गया इधर फिर से 22 दिसंबर वाली सिचुएशन पे। ठीक है, तो यह क्षेत्र क्या बन जाएगा, लिखा हुआ है पहले से, 22 दिसंबर से ही शुरुआत किए थे। निम्न सॉरी ये तो बाद वाला लिखा है। तो जब सूर्य 22 दिसंबर को यहाँ पर लंबवत पड़ेगा तो यहाँ पर स्थिति होगी कौन सी, उच्च ताप और निम्न दाब वाली। ये 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर मकर रेखा में। और उस समय भारत में क्या चल रहा है, ठंडी चल रही है भाई। ठंडी चल रही है मतलब निम्न ताप और उच्च दाब। कंफ्यूज मत होइए, उच्च दाब। तो प्रवाह फिर से उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, है ना। गर्मी हो रहा है तो मानसून वापस लौटना चालू करेगा किधर, निम्न दाब की तरफ। उच्च दाब से मतलब ठंडी में वापस मानसून धीरे धीरे लौटना चालू करके यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, वापस हिंद महासागर में। और चूंकि यह मानसून लौट रहा है, ठीक, तो देखते जाइएगा लौटने की दिशा क्या होगी। लौटेगा ऐसे, लौटने की दिशा होगी इसकी इस प्रकार, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध से नीचे तरफ हवा आती है उसकी दिशा होती है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम की तरफ दिशा देखिए, दिशा बोल रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार लौटेगी, लौटता हुआ मानसून। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये लौटता हुआ मानसून जो है इस क्षेत्र में टकराकर, ये कौन सा क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र। लौटते हुए कुछ जगह में तो बारिश करता है,
लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है इस क्षेत्र को, तमिलनाडु वाला क्षेत्र या आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। तो नवंबर महीने में लौट रहा है, यहाँ पर लगभग नवंबर होगा जब लौटते लौटते मानसून यहाँ पहुँचेगा। तो नवंबर वाले महीने में तमिलनाडु क्षेत्र में बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि लौटता हुआ मानसून यहाँ पर के पर्वत श्रेणी से टकरा कर काफ़ी ज़्यादा बारिश कर देता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एक चीज़ आप अच्छे से, तो यह है क्या, आपका शीतकालीन मानसून, लौटता हुआ मानसून, कुछ कुछ क्षेत्रों में बारिश, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित चेन्नई वाला क्षेत्र पहाड़ की वजह से। तो इससे एक और कॉन्सेप्ट निकलने वाला है, वो सुनते जाइएगा। ये हो गया शीतकालीन मानसून, लौटता हुआ मानसून, या मानसून रिट्रीट, ये हो गया मानसून पूरा। अब एक और कॉन्सेप्ट सुनते जाइए। मानसून जो है वो भारत की भौगोलिक स्थिति पे तो डिपेंड कर रहा है, प्रभावित हो रहा है। भौतिक स्वरूपों से भी किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, सुनते जाइए। भारत में मानसून का सक्रिय होना भारत की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ यहाँ पर मौजूद पर्वत श्रृंखला से भी प्रभावित होता है। ठीक है, अगर भारत में कोई भी पर्वत श्रृंखला ना हो, अगर भारत में कोई भी पर्वत श्रृंखला ना हो तो क्या होगा भाई, मानसून तो निकल जाएगा आगे, मानसून को रुकने के लिए कुछ तो चाहिए। ठीक, तो ज़्यादातर बारिश आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, क्योंकि मानसून आती है उसको रोक कर रख लेती है, और रोक के रखने की वजह से वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश काफ़ी अच्छी कर देती है मानसून, है ना। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर भारत में कहीं भी पर्वत ना हो, छील दिया जाए, भारत को समतल बना दिया जाए, तो मानसून यहाँ पर से आके निकल जाएगा आगे, रोकने के लिए कुछ नहीं है। जैसे वो स्थिति कहाँ पर पैदा होती है, बांग्लादेश में। बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा तो आती है यहाँ पर प्रवेश करते हुए ऐसा, लेकिन बांग्लादेश में नहीं रुक पाती और चली जाती है कहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, और चूँकि मेघालय वाले क्षेत्र में, और चूँकि यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, भारत की, और सभी तरफ से घिरी हुई है, तो एक तरफ से मानसून प्रवेश करती है, उसको निकलने का जगह नहीं मिल पाता। खूब ज़्यादा बारिश करती है इस क्षेत्र में, असम, सिक्किम, मेघालय वाले क्षेत्र में। यहीं पर है चेरापूंजी, मौसिनराम, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र। तो यह रीज़न है पर्वत स्थिति का, पर्वतीय स्थिति का या पर्वतीय श्रेणियों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है मानसून पर। ठीक है, एक पॉजिटिव तरफ, जैसे मैकल श्रेणी बताया था, यहाँ पर आके रोक तो रहा है, तो यह अरब सागर की जो शाखा है मैकल श्रेणी के पश्चिम तरफ, इधर अच्छी खासी बारिश करती है। तो रोक इधर से रहे ना, तो जिधर तरफ रोकेगी उधर अच्छी बारिश होगी, लेकिन उसके दूसरे तरफ बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पर जितनी भी पर्वत श्रृंखला है ना, इस फॉर्म में है, ऐसे यहाँ पर से बारिश प्रवेश करती है, बाहर उधर निकलने का जगह नहीं है, तो यहाँ पर खूब ज़्यादा बारिश करती है मेघालय, असम वाले क्षेत्र में। रीज़न क्लियर हुआ। तो एक प्रकार से अगर लिखा जाए कि भारतीय मानसून पर्वत श्रृंखलाओं या पर्वत श्रेणियों द्वारा भी प्रभावित होती है। इतनी चीज़ें आपको दिमाग में बैठानी है। ग्रीष्मकालीन मानसून हो गया, शीतकालीन लौटता हुआ मानसून हो गया, दिशा देख लिया, कहाँ पर प्रभावित करता है वो देख लिया, कैसे ओरिजिन होता है, उत्पत्ति कैसे होती है देख लिया। मानसून क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा, इसी कारण प्रवेश होता है, वो हमने देख लिया। उच्च दाब वाली स्थिति कहाँ पैदा होगी, उच्च दाब जहाँ पर कम तापमान होगा, और निम्न दाब वाली स्थिति वहाँ पैदा होगी जहाँ पर उच्च तापमान होगा। गर्म होती है, हवा ऊपर उठ जाती है, स्थान खाली हो जाता है, तो निम्न दाब वाला क्षेत्र, उसको भरने के लिए उच्च दाब से हवा आएगी, ऊर्जा आएगी। क्लियर है इतनी सारी चीज़ें। थोड़ा सा लंबा लगा है तो पॉज करके अच्छे से कॉपी पेन लेके आपको नोट करते जाना है। इसको 2-3 बार देखिए, दिमाग में बैठ जाएगा, सारा कारण सहित, डेट सहित। ठीक, चलिए कुछ समय और बने रहिए, मैं कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये तो हो गया मानसून। अब मैं प्री मानसून की थोड़ी सी बात करने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न बनते हैं, सुनते जाइएगा ना। प्री मानसून, ठीक, लिखा हुआ है प्री मानसून। प्री मानसून मतलब मानसून के आने के पहले जो बारिश होती है उसको बोलते हैं प्री मानसून बारिश। तकरीबन ये महीना होता है मई का, और जून के प्रथम 15 दिन का समय। कुछ जगहों पे मई में वर्षा होती है प्री मानसून से, कुछ जगह में जून के शुरुआती हफ्तों में वर्षा होती है प्री मानसून से। तो देखते जाइए कहाँ पर भी ये प्रभाव डालती है।
अब इसका कारण भी सुनते जाइए। प्री मानसून का जो कारण होगा, मतलब एक प्रश्न आया था पीएससी 2018 में कि छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में या भारत के कुछ क्षेत्रों में ऐसा कुछ था कि भारत के कुछ क्षेत्रों में मई महीने में बारिश होती है, उसका कारण क्या है। तो दो ऑप्शन में डाउट था सभी को, इवन पीएससी को भी, तो आखिर में उसको विलोपित कर दिया गया, लेकिन उसका आंसर काफ़ी इजी था, वो सुनते जाइए, कारण सहित बताऊंगा आपको। एक कारण था, एक ऑप्शन था चक्रवात वाली स्थिति के कारण, कि चक्रवात पैदा होता है बंगाल की खाड़ी में और वो आके बारिश कर देता है। और दूसरा उसके लिए कारण था स्थानीय तापांतर, स्थानीय तापांतर, ठीक है, या प्रेशर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं या टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, जो भी, प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट या स्थानीय तापांतर, ठीक। तो जो प्री मानसून से बारिश होती है उसका कारण होगा स्थानीय तापांतर। सुनते जाइए क्यों, सुनते जाइए। ये कर्क रेखा हो, आप सबने नोट कर लिया है, तो देखते जाइए अभी कारण। मई का महीना चल रहा है, मई का महीना मतलब भारत का यह जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मतलब पूरा मैदानी क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र, गंगा का मैदान से लेकर प्रायद्वीपीय क्षेत्र पूरा गर्म हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा तप हो चुका है। और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, है ना। तो भारत के इस स्थानीय क्षेत्र, थल क्षेत्र के कंपैरिजन में, के विपरीत बंगाल की खाड़ी का जो तापमान है वो कम है। तो फिर से देखिए क्या हो गया, तापांतर हो गया। मतलब जहाँ पर तापमान ज़्यादा है निम्न दाब वाला क्षेत्र होगा, जहाँ तापमान कम है वहाँ उच्च दाब वाला क्षेत्र पैदा होगा। फिर से जो नम हवा है उसकी प्रवाह किधर होगी, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ ऐसे। तो फिर ये जो नमी लिए हुए है ये जाके बारिश कर देगी भारत के कुछ क्षेत्रों में, है ना। यही है प्री मानसून, स्थानीय तापांतर की वजह से होगा, ना कि चक्रवात के कारण। बहुत ज़्यादा गर्म, कम गर्म, उच्च दाब, निम्न दाब, निम्न दाब से उच्च दाब की, माफ़ कीजिएगा, ये निम्न दाब, ये उच्च दाब, प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है। तो यह है प्री मानसून, जो थोड़ी नमी ली हुई रहती है, आके बारिश कर देती है। ये मानसून नहीं है, ध्यान रखना, मानसून का तो आगमन नहीं हुआ है ना मई में, मानसून का तो आगमन ही नहीं हुआ है मई में, तो ये मानसून से होने वाली बारिश नहीं है। प्री मानसून मतलब अलग कारण है, स्थानीय तापांतर, मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा कुछ नमी लिए हुए होती है जो भारत में प्रवेश करके बारिश कर देती है मई जून महीने में, जिसको प्री मानसून कहते हैं। कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित होता है इस प्री मानसून से, मतलब मई महीने में, सुन लीजिए ध्यान से। यह वाला जो क्षेत्र है ना, यह वाला जो क्षेत्र है, देखते जाइए। मतलब मुख्य रूप से बात करूं मैं, ये कारण बता दिया मुख्य वाला। इधर यह जो क्षेत्र है कौन सा, असम, पश्चिम बंगाल, यह वाला जो क्षेत्र है ये मई महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है इस प्री मानसून से। कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि असम में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, बाढ़ आ गई थी असम में, है ना। इसी प्री मानसून की वजह से है, जो अक्सर मई महीने में आती है असम में, जिसको असम में इस प्री मानसून वाली बारिश को असम में क्या कहते हैं, बोरडोई, बोरडोई सीला, बोरडोई सीला, बोरडोई सीला कहते हैं। देखिए प्रश्न बन सकता है ना, बोरडोई सीला, कारण है स्थानीय तापमान अभी भी। तो असम वाले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है और इस प्रकार की बारिश को जो प्री मानसून मई महीने में हो रही है असम में, इसको क्या कहते हैं, बोरडोई सीला, ठीक। और इसी बारिश को पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में कहते हैं काल बैशाखी, काल बैशाखी। दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से एवं भारत के भूगोल से भी संबंधित, कारण सहित मैंने बताया है, प्रश्न आ चुका है। अब ऐसा प्रश्न बन सकता है कि काल बैशाखी जो बोरडोई सीला है या किस राज्य से संबंधित है या कौन से महीने में बारिश होती है इनसे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। इन सब को अगर आप अपने उत्तर, मुख्य परीक्षा उत्तर में अगर लिखें, अगर इससे संबंधित हो अगर प्रश्न, तो अलग ही प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो यह हो गया इस वाले क्षेत्र की बात। इस वाले क्षेत्र में कम अफेक्ट करता है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ना, असम हो गया इधर, ये बांग्लादेश हो गया या पश्चिम बंगाल हो गया इधर, इस क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है ये, जो स्थानीय तापांतर के कारण प्री मानसून आ रहा है वो।
अब सेम स्थिति अरब सागर में भी पैदा होगी, और यह वाला जो क्षेत्र है कर्नाटक है, और यह वाला जो क्षेत्र है केरल है। कर्नाटक में आम की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, कर्नाटक और केरल दोनों में, और केरल में मुख्य रूप से कॉफ़ी की खेती ज़्यादा होती है। सुनते जाइए क्या हो रहा है, सेम मई का महीना ही चल रहा है अभी ना, मई ही चल रहा है। फिर से वही स्थिति, काफ़ी गर्म क्षेत्र, अपेक्षाकृत कम गर्म क्षेत्र, प्रवाह होगी नमी की किधर, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, ऐसे प्री मानसून की वजह से, ठीक, स्थानीय तापांतर की वजह से। तो अरब सागर की जो प्री मानसून की शाखा है कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र में बारिश कर देती है कुछ। तो मई का महीना चल रहा है, आम की खेती होती है अप्रैल मई वाले महीने में, है ना, आम पक रहा होता है। तो आम के पकने के लिए यह जो बारिश होती है काफ़ी वरदान साबित होती है। इसी कारण इस बारिश को आम्र वृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वृष्टि, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे मैंगो शावर, मैंगो शावर। और केरल में चूंकि ये बारिश कॉफ़ी के लिए अच्छी होती है, इस कारण इसको बोलेंगे कॉफ़ी शावर। केरल में इसको क्या बोलेंगे? कॉफ़ी शावर। शावर क्यों? बारिश हो रही है, शावर हो रहा है, आम की खेती के लिए अच्छी है, इस कारण मैंगो शावर। कॉफ़ी की खेती के लिए अच्छी है तो कॉफ़ी शावर, यह रीज़न है। मतलब यह अच्छा है। प्री मानसून वाला जो है ये अरब सागर से जो कर्नाटक और केरल को प्रभावित कर रहा है, वो केरल और कर्नाटक के लिए अच्छा है, आम की खेती और कॉफ़ी की खेती के लिए। यहाँ डिजास्टर पैदा कर दे रहा है प्री मानसून, वही है, मई का महीना चल रहा है, कारण दोनों में सेम है। क्लियर है? तो यह था प्री मानसून से संबंधित। कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे प्री में पूछे या वनडे एग्जाम में पूछे या मेंस में इसका कारण सहित पूछ दे, तो सब आपको लिखना आना चाहिए, मैं प्रश्न दूंगा, है ना। तो ये होगी इतनी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। कुछ और बात भारत के भूगोल से संबंधित या भारत की भौगोलिक या छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति से संबंधित मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट वाली बातें बहुत हो गई। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जलवायु से संबंधित कुछ तथ्य मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिसके बाद में आगे की चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुछ तथ्य जलवायु से संबंधित। जैसे बात करें कि छत्तीसगढ़ की जलवायु हमने लिख लिया है ऑलरेडी, उष्ण आर्द्र मानसून प्रकार की होती है, ठीक। मानसून संबंधित सारी बातें कर लेते हैं एक साथ। तो सबसे ज़्यादा बारिश, या सबसे पहले बात करें औसत वर्षा छत्तीसगढ़ में, पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, औसत वर्षा तकरीबन होती है 130 से 140 सेंटीमीटर। अब मैंने यह पहले 120 से 150 बताया था, तो रेंज जो है वो वेरी करता रहता है, अलग अलग बुक में हर जगह आपको अलग मिलने वाला है, को फिक्स नहीं है। मतलब एक अनुमान, अंदाजन इस रेंज से इस रेंज हो सकता है, चाहे वो 120 से 150 लिखें या 130 से 140 लिखें, एग्जैक्ट कभी भी नहीं होगा, है ना। तो औसत वर्षा, चलिए रेंज को थोड़ा कम करते हैं, प्रिसाइज कर लिया 130 से 140 सेंटीमीटर पूरे छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा अगर माने। लेकिन मई और जून महीने में, जून से लेकर सितंबर महीने तक जो औसत वर्षा है वो 130 सेंटीमीटर के आसपास पूरे छत्तीसगढ़ में औसतन होगी। सबसे अधिक वर्षा अगर प्रदेश के रूप में देखा जाए, सबसे अधिक वर्षा अगर प्रदेश के रूप में देखा जाए, मतलब क्षेत्र, प्रदेश मतलब एक तरीके से एक बड़े भूभाग के रूप में देखा जाए, तो जशपुर वाले क्षेत्र में, जशपुर पाट वाले क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा होगी। लेकिन एक छोटे से क्षेत्र को अगर देखा जाए, तो एक छोटे से क्षेत्र को देखते हुए अबूझमाड़ वाला जो क्षेत्र है, अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है, अबूझमाड़ वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होगी, तकरीबन 160 से 180 या 187 सेंटीमीटर जो मैंने बताया था पिछले क्लास में, वहाँ तक। तो ये रेंज जो है एकदम फिक्स नहीं है, कहीं पर आपको मिलेगा 160, कहीं पर मिलेगा 180, कहीं पर मिलेगा 187, है ना। तो ये फिक्स नहीं है, इसके आसपास आप रेंज के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बड़े भूभाग के रूप में एक देखें तो प्रदेश कौन सा? जशपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक। और एक छोटे से क्षेत्र में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है कौन से? अबूझमाड़ वाले क्षेत्र में होती है, ठीक है। सबसे कम बारिश, सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में? बताया था, वृष्टि छाया क्षेत्र, कवर्धा,
उत्तरी राजनांदगांव लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उत्तरी राजनांदगांव तकरीबन 100 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है बस। बस्तर वाले क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र में 145 सेंटीमीटर के आसपास औसतन, और मैदानी क्षेत्र में 140 सेंटीमीटर के आसपास औसतन बारिश होती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जून से लेकर सितंबर तक। इतनी चीज़ें मानसून के बारे में आपको ध्यान में रखना है। चलिए और ध्यान रखिए, अब मैं बात करूंगा शीत ऋतु से संबंधित बातें। सबसे ठंडा, शीत ऋतु में सबसे जो ठंडा क्षेत्र है, ये सबसे ठंडा जो जगह है वह है मैनपाट, पहले भी बताया था, सरगुजा में, है ना, नोट करते जाइएगा ये सारी चीज़ें। सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म क्षेत्र, सबसे गर्म स्थान चांपा है। 44 से 45 डिग्री औसतन तापमान दर्ज किया जाता है गर्मी वाले दिनों में, गर्मी वाले दिनों में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेंस में एक बार प्रश्न पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु को समझाइए, तो शीत ऋतु से संबंधित सारी बातें करनी है कि ऋतु के बारे में बात कर लेते हैं। पहले से बात की शीत ऋतु कहाँ से कहाँ तक। शीत ऋतु जो है वो चालू होता है नवंबर से लेकर फरवरी तक। ठीक है, इसमें और क्या क्या बातें करनी है कि सबसे जो ठंडा क्षेत्र है, ठंडा स्थान है, वो मेन पार्ट है। यहाँ पर औसतन तापमान छत्तीसगढ़ में तकरीबन इस समय होता है 20 से 25 डिग्री के आसपास। आर्द्र